स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो प्रश्न पत्र है, जो चैप्टर वाइज प्रश्न पत्र है, उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर का जो प्रश्न पत्र है उसका हल कर रहे हैं और उसमें हमने लगभग 21वें प्रश्न तक हल किया है, जिसमें एक दो क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके आगे बढ़े थे क्योंकि वो आंसर ही गलत इसमें बना हुआ था। तो आज हम उसको पुनः सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर जो है वही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपना अगला जो लेक्चर है इसको आगे बढ़ाते हैं। उन्नीसवां प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये 2019 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा है। तो इसमें इतना ज़्यादा लंबा हमें आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको हम लिख देंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं इसका सिर्फ डिफिनीशन पूछा है, तो इसलिए हम इतना लिख देंगे, हमारा एक अपने भाषा में इसका आंसर तैयार हो जाएगा और एक एग्जाम्पल भी दे देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया का। तो एग्जाम्पल में हो गया कि ये सोडियम क्लोराइड का हम विलयन ले रहे हैं, एक्वियस है ये। उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट का भी हम विलयन ले रहे हैं, ये भी एक्वियस है। और देखिए कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि क्लोरीन के साथ, यहाँ देखिए अभिकारक में सोडियम है, अब प्रतिफल में उत्पाद में देखिएगा तो क्लोरीन के साथ ये सिल्वर आ जाता है। तो इसमें सोडियम के जगह क्या आ जा रहा है? सिल्वर आ जा रहा है। तो ये सोडियम सिल्वर को हटा दे रहा है और सिल्वर सोडियम को हटा दे रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में भी हम इस रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। और यहाँ जब सिल्वर और क्लोरीन का यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप का मतलब होता है कि यह सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, ठोस रूप में प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड। और जो ठोस होता है वह क्या होता है कि ये जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है, और इसी के वजह से ये चूँकि ठोस है, ठोस के रूप में आपको जिस बर्तन में अभिक्रिया करवा रहा है, जैसे परख नली वगैरह में या बीकर में, तो उसके पेंदी में जा कर के जमा हो जाती है। यहाँ तीर का निशान नीचे की तरफ यह दिखाता है, यह उसके बॉटम में, बीकर के बॉटम में जा कर के जमा हो जाती है और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट भी हमें प्राप्त होता है। तो इसमें अवक्षेप
क्या बन रहा था इसी को दिखाना था। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। और सिल्वर क्लोराइड से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग उसमें पढ़े थे कि सिल्वर क्लोराइड से जब क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है तब क्या होता है, ये सिल्वर का जो रंग है वह भूरा हो जाता है, और सिल्वर के साथ जब क्लोरीन आ जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वह पूरी तरह से वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह से ये हमें अवक्षेपन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, और अवक्षेप के रूप में हमें सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक समीकरण को आप याद रखेंगे और इसी को लिखेंगे। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। पहला है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है और यहाँ आप देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड है। उसके बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसको मुख्य रूप से हमें देखना है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको गलत लिखा है जिसको हम लोग स्कीप करके भागे थे। यहाँ पर देखिए गौर करने की चीज़ है कि ये क्लोरीन के साथ सोडियम आ जाता है, तो ये बेरियम का क्या होगा, ये जो सल्फेट मूलक है इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर H2O नहीं लिख करके आप BaSO4 लिख दीजिएगा। और चूँकि कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है इस अभिक्रिया के लिए, तो हम देख लेते हैं कि संतुलित है या नहीं। सोडियम का 2 परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में सोडियम का 2 परमाणु, अभिकारक में सल्फर का 1 परमाणु, यहाँ देखिए उत्पाद में सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 4 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु। लेकिन यहाँ सोडियम का भी, हाँ ये पूरी तरह से अब संतुलित हो गया। तो वहाँ H2O को आप काट दीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा तो। और यही सब चूँकि गाइड में यही सब जो प्रॉब्लम रहता है जिसके वजह से हमें टीचर की भी ज़रूरत होती है कि जहाँ आपको इसमें गलती दिखे वहाँ हम इसको ठीक कर सकें। उसके बाद दूसरा जो समीकरण है आपका रासायनिक समीकरण, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया यहाँ पर करता है। तो यहाँ देखिए CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया हो रही है। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। देख लेते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। देखिए कैल्शियम 1 है अभिकारक में, उत्पाद के तरफ देखिए तीर के दाहिने तरफ उत्पाद है और तीर के बाईं ओर क्या है, अभिकारक है या अभिकर्मक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यह संतुलित है। ऑक्सीजन को देखिए 2 और यहाँ O2 2 2 4, यहाँ देखिए 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, कार्बन को देखिए कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन को हम देख चुके हैं। तो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है वह पूरी तरह से संतुलित है। तो इस तरह से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जो रासायनिक समीकरण लिखना था हमें, वह संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था। तो ये इस तरह से हमारा 20वां प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए इसको भी 2020 के एनुअल में और 2024 के एनुअल में 2 बार इसको पूछा है सेम ढंग का। तो यहाँ देखिए जिंक और सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक यहाँ है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर बन रहा है। अब ये संतुलित है कि नहीं हम इसे
चेक कर लेते हैं। आप देखिए अभी कारक में जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 है, नाइट्रोजन 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 है, यहाँ N2 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ भी 2 तिया 6 ऑक्सीजन है, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 3 दूना 6 हो गया। तो इस तरह से जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उससे जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमें प्राप्त हो रहा है, और इसके लिए हमने जो रासायनिक समीकरण यहाँ देखा यह पूरी तरह से संतुलित है। उसके बाद दूसरा देखिए सोडियम है, यहाँ देखिए सोडियम जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो रही है। तो ये जिस तरह से यहाँ वहाँ पर जल लिख दिया है, वहाँ क्वेश्चन में आपका जल लिख दिया है, तो इसको देख लेते हैं कि सोडियम बैलेंस है कि नहीं। सोडियम आपका जल, यहाँ भी जल, तो यहाँ सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, तो इसको तो हम 2Na कर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सोडियम को हम बराबर कर ले सकते हैं। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ 2 दूनी 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिख रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको जल लिखा है, ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो यहाँ पर हम अगर H2O वहाँ लिख करके चलते हैं, जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वहाँ, यह पूरी तरह से आपका ये जो लिखा है सोडियम और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ये जो बनाया है तो सही बनाया, लेकिन ये जो क्वेश्चन दोनों तरफ जो जल दे दिया है ये आपके क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन है। वही मैं देख रहा था कि आखिर इसने जो संतुलित रासायनिक समीकरण दिया यह गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ क्वेश्चन में ही मिस है, वहाँ पर हाइड्रोजन ही होना चाहिए, और इसको आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन में ही। ऐसे प्रश्न पत्र के PDF में भी हम लोग देख लेंगे, ये गाइड में इस तरह से किया होगा। ये हाइड्रोजन हो गया, तो सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो गया। अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। इसको भी 2 बार पूछा है, 2020 के एनुअल एग्ज़ाम में और 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में। तो यहाँ विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है? तो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा दिया है कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण कह रहा था, तो देखिए यहाँ जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है जिंक, और यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा है। किससे? किसी यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक यौगिक है। तो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को, जैसे हाइड्रोजन को यहाँ का विस्थापन दूसरे तत्व द्वारा Zn के द्वारा हो जाता है, होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब रह गया द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। वैसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। 2 यौगिक जो होते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आयनों के नज़दीक आपको इसको मूलकों भी लिख सकते हैं। आयन और मूलक दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और सिल्वर नाइट्रेट एक यौगिक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये NO3 जो मूलक है, NO3 जो मूलक है वह सोडियम के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। यानी सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम ये आपको सिल्वर का जो मूलक था NO3 उसका विस्थापन हो जाता है और ये सोडियम के कारण इसका विस्थापन होता है और सिल्वर क्या करता है कि क्लोरीन का विस्थापन कर देता है और यहाँ सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ सिल्वर भी अपना जगह बदल रहा है, क्लोरीन के साथ आ जा रहा है और ये आपको क्लोरीन भी जगह बदल रहा है, ये सिल्वर के साथ आ जा रहा है। देखिए यहाँ तो यहाँ नाइट्रेट के साथ सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ आ जा रहा है। तो वैसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अपने आयनों अथवा मूलकों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हमारा 22वां प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और एग्जाम्पल उसी को रिपीट किया है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2020 एनुअल एग्जाम का प्रश्न है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल है तो H2O। अब देख लेते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। अभिकारक में देखिए कैल्शियम एक, उत्पाद और अभिकारक में कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4, यहाँ देखिए 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बराबर है दोनों ओर। हाइड्रोजन देखिए 2 और यहाँ देखिए 2, हाइड्रोजन भी बराबर है। कार्बन एक, ऑक्सीजन को हम देख चुके हैं। इस तरह से बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के चिन्ह के दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हम दूसरे रासायनिक समीकरण की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये भी सही है। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, उसके बाद कॉपर तांबा। अब हम देख लेते हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। एल्यूमिनियम 2, कॉपर 3, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन द्वितीय 6। इस तरह से बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण भी संतुलित है। अब हम चलते हैं तीसरे अभिक्रिया की तरफ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 सही है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सही है। बेरियम सल्फेट बन रहा है, सही है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड 2KCl सही है। अब जो है हमें देख लेना है कि संतुलित है कि नहीं। बेरियम एक, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, देखिए 2K, पोटेशियम 2, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4। तो इस तरह से ये तीनों जो रासायनिक समीकरण दिया था वो तीनों रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। जिंक का आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको भी 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। 2020 के एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। जिंक का आयरन सल्फेट के विलयन, देखिए जिंक और ये आयरन सल्फेट का विलयन है, में डालने पर क्या होता है, क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और ये आयरन प्राप्त होगा हमें। तो अभिक्रिया लिखना था तो रासायनिक समीकरण हमने यहाँ लिख दिया। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक क्या होता है, डालने पर आयरन विस्थापित होता है। ये आयरन को विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित कर देता है, जिंक। यह विस्थापन अभिक्रिया, यही इतना लिखना था
और रासायनिक समीकरण लिखना था, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं 25वें प्रश्न को। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है? पहला कम मात्रा में, दूसरा ज़्यादा मात्रा में। जैसे चूना का पानी है और उस पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें, ये 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा है। कम मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड चूना के पानी में प्रवाहित करें या ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो क्या होगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम मात्रा में चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो चूना जल दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना जल है, और इसमें आपने कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें जो प्राप्त होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और आपको जल का निर्माण होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण होता है, ये जो चूना जल है पूरा मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह पूरी तरह से वाइट होता है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये जो दूधिया रंग जो देख रहे हैं, दूध का रंग, ये वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अगर हम अधिक मात्रा में, कम मात्रा में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, जिसके कारण चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट में, और जब यहाँ देखिए, और जब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर जो दूधिया रंग है वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से हम 26वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। विकृति गंधिता क्या है? उदाहरण समझाइए। ये भी 2021 का एनुअल है, पूरा चैप्टर ही उठा लिया 2021 में। विकृति गंधिता क्या अर्थ है? उदाहरण समझाइए, उदाहरण के साथ समझाना है। तो वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ, यानी जिस खाद्य पदार्थ में वसा मिला हुआ है या अधिक मात्रा में तेल मिला हुआ है, जब लंबे समय तक रह जाता है तो क्या होता है? उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, दोनों बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि हवा के संपर्क में आने से, ऑक्सीकृत होने पर तेल जो होता है और जो वसा होता है वह विकृति गंधी हो जाते हैं। विकृति गंधी का मतलब है कि उसका जो गंध है वो बदबूदार हो जाता है, यानी पहले जो ताज़े खाद्य पदार्थ का गंध था उस तरह का अब गंध नहीं रहता है, क्योंकि जो वसा और तेल होने के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो, और इसके कारण तेल और वसा जो है विकृत गंधी हो जाते हैं उसमें का। तथा उसके स्वाद और गंध में क्या होता है? उसके स्वाद और गंध में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहा जाता है। तो ये बिल्कुल विकृति गंधिता का अर्थ हुआ कि जब खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण उन खाद्य पदार्थों के गंध विकृत गंधी हो जाते हैं। तो वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ वसा युक्त है, यानी जिसमें फैट का मात्रा ज़्यादा है जिस खाद्य पदार्थ में, तो वह लंबे समय तक
आपको विकृत गंधी नहीं हो, विकृति गंधी नहीं हो, मतलब कि बदबू नहीं आए उससे, तो बदबू क्यों आता है? उपचयन के कारण होता है, ऑक्सीकृत होने के कारण होता है। तो इस ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मिला देते हैं खाद्य पदार्थ में। वायुरुद्ध बर्तनों में इन सामानों को रखने पर उपचयन की गति काफ़ी धीमी हो जाती है। वैसे बर्तन में आप उस खाद्य पदार्थ को रख दीजिए जिसमें वसा और तेल की मात्रा ज़्यादा है, जो वायुरुद्ध हो, एयर प्रूफ। वायुरुद्ध का मतलब एयर प्रूफ हो, यानी उसमें आसानी से हवा नहीं जाए। तब क्या होगा कि जो उपचयन है, ऑक्सीकरण की जो गति है, वह थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। और यही कारण है कि बाज़ार में बिकने वाले जो चिप्स होते हैं कि थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसे निष्क्रिय गैस भर दिए जाते हैं। नाइट्रोजन जैसे निष्क्रिय, हालांकि निष्क्रिय गैस में तो आपका नियॉन आ जाएगा, लेकिन ये नियॉन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट करके इसको डाला जाता है। तो नाइट्रोजन जैसे निष्क्रिय गैस भर दिए जाते हैं, इससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन भरने से सेंस है कि वसा और तेल जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही ऑक्सीकृत होते हैं। नाइट्रोजन के साथ वसा और तेल जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं इसलिए हम मानते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है वह आपको वसा और तेल के साथ निष्क्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है, रिएक्शन ही नहीं करता है उससे। तो इसी कारण से उसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं। इससे चिप्स का उपचयन नहीं होता है। जब ऑक्सीजन नहीं है उसमें तो फिर ऑक्सीकृत होगा कैसे, उपचयन होगा कैसे चिप्स का? और ऐसे पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आपको इससे पूछ देगा कि वसा और तेल से युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए या विकृति गंधिता से बचाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन जैसे गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम प्रति ऑक्सीकारक के रूप में हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 27वें प्रश्न की तरफ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। ये बिल्कुल सही है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब जो है इसका हमने जवाब दे दिया, अब इसको संतुलित करना। तो संतुलित करना है तो आप देखिए यहाँ पर लिख दिया, जैसे एल्युमिनियम है, सॉलिड है, H2SO4 एक्वियस है, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब हमें देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं। एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2, देखिए यहाँ संतुलित कर दिया। हमको इतना पर नहीं जाना है, इतने के बदले हमें सिर्फ यही याद रखना है कि वैसे लिख भी लीजिए, ना होगा तो अपने भाषा में, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या कहलाते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और
यहाँ पर नीचे एक समीकरण दे दिया है, इसको संतुलित करना था। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम में 1 था, यहाँ 2 था, एल्युमिनियम में 2 से गुना कर दिया, 2 हो गया। उसके बाद आपको हाइड्रोजन इधर 3 दूना 6 है, यहाँ देखिए आपको हाइड्रोजन 3 दूना 6 है, बैलेंस है। उसके बाद यहाँ देखिए सल्फ़र, सल्फ़र आपको 1 है, इधर 3 है, इधर सल्फ़र 3 हो गया और इधर सल्फ़र 1 है। सल्फ़र तो यहाँ बैलेंस था, लेकिन यहाँ चूँकि हाइड्रोजन को 6 करना था तो 3 से गुना करना था, तो यहाँ पर भी देखिए SO4 में यहाँ सल्फ़र 3 हो गया। हमको यहाँ पर देखना है कि सल्फ़र 3 है और यहाँ देखिए सल्फ़र 3 है। उसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन पर। 3 चौका 12 है, यहाँ देखिए 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम देख लिए कि बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या आपको बराबर है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। और परिभाषा जो हम लिखे हैं उसमें अपना मन से भी एक समीकरण दे दिया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, तो ये 2MgO बन गया। इसमें दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये जो परिभाषा था उसके खंड में अपने तरफ से एक एग्जाम्पल दे दिया है मैग्नीशियम वाला, और दूसरे खंड में क्वेश्चन में ही समीकरण दिया था जिसको संतुलित करना था। तो ये थोड़ा सा गौर करना पड़ता है हमें एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं अगले 28वें प्रश्न की तरफ। पूरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ताम्र छीलन को, तांबा को जो छीला जाता है और उसके बाद जो छीलन प्राप्त होता है उसको हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। तांबा का जो छीलन है, तांबा को छील करके और उसका जो छीलन मिलता है उसको लंबा समय तक क्या कीजिए कि आप उसको हवा में गर्म कीजिए, तो उसका जो रंग है काला परत उस पर आ जाता है गर्म करने पर। और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग जो है वापस आ जाता है। पहले से जो तांबा भूरा रंग का था, जब हम उसके छीलन को गर्म किए तो उसके छीलन के ऊपर काला परत आ गया, और जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिए उस पर तो फिर पहले वाला रंग आ गया। तो यहाँ कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं, अभिक्रियाओं के नाम लिखिए और समीकरण लिखिए। 2022 एनुअल में पूछा है। तो देखिए ताम्र छीलन जो है उसको हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर क्या होता है, उसकी सतह जो होती है ऊपर वाला तांबा का जो छीलन है उसका सतह वो काला हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। कॉपर ऑक्साइड का आपको एक तह बन जाता है, सतह बन जाता है उस पर, और उसी के कारण ताम्र छीलन का जो रंग है वो काला हो जाता है लंबा समय तक गर्म करने पर। कम समय तक गर्म करने पर ऐसा नहीं होगा। कॉपर के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब चूँकि कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और इसी कॉपर ऑक्साइड के कारण उस पर एक काले रंग का परत छा जाएगा। अगर इसके ऊपर, इस परत के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को अगर प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, सतह की जो काली रंग ऊपर है वो भूरी हो जाती है। यानी भूरा होने का मतलब कि पहले से कॉपर का जो रंग था वो भूरा था, ये फिर भूरा हो जाएगा। तो इसी को यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया से समझा दिया है। बताना था कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, तो इससे कॉपर और H2O, ये कॉपर हमको भूरा रंग का फिर कॉपर प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन फिर जलवाष्प के रूप में उससे छीलन से बाहर चला जाता है। तो पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यहाँ देख रहे हैं कॉपर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। बताना था कि ये किस किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण होता है, और हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अवकरण को ही अपचयन कहते हैं। तो ये एक तरह से रेडॉक्स
अभिक्रिया भी इसे हम कह सकते हैं, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले फेज में जब कॉपर को हम गर्म करते हैं हवा की उपस्थिति में लंबे समय तक, तो वो ऑक्सीजन के साथ कॉपर का संयोग होता है और उसी के कारण कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो जब किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को समाप्त कर देंगे। इसके बाद 2 प्रश्न बचा हुआ है। हाइड्रोजन जल में, हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान रहते हैं? हाइड्रोजन का जो आयन होता है H+, वो जल में किस रूप में विद्यमान होता है? तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करते हैं और हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में जल में विद्यमान रहते हैं। ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन जो है H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है। इस हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में विद्यमान रहते हैं और ये हाइड्रोजन आयन जो है जल के अणुओं के साथ संयोग करता है और जब संयोग करता है तो ये जल में किस रूप में विद्यमान हो जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला याद रखिए H3O+। तो यहाँ H+ और जल के बीच अभिक्रिया हुई और यहाँ हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा 29वां प्रश्न हुआ। अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। निम्नांकित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें पहचानना है कि कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। तो इसमें सोडियम उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम उपचयित हो रहा है क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। और O जो है अपचयित होता है। O जो है, यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में, ये दूसरा समीकरण, यहाँ फर्स्ट समीकरण का ही दे रहा है कि समीकरण 1 में सोडियम क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अपचयित होने का मतलब हो गया कि ये सोडियम, इसको जो लिखा अपचयित हो रहा होता है, इसको यहाँ सीधे सोडियम का इसमें उपचयन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है या उपचयित हो रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है? कॉपर उपचयित हो रहा है। कॉपर उपचयित हो रहा है। कॉपर उपचयित हो रहा है। कॉपर उपचयित नहीं हो रहा है, कॉपर अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये पूरा आपको क्लियर यहाँ जो लिखा है, यहाँ लिखिए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये उल्टा लिखे हुए। और हाइड्रोजन जो है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, इसको हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कॉपर उपचयित हो रहा है, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपचयन का मतलब होता है कि जब किसी तत्व का रासायनिक ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। तो इसमें कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और कॉपर को कह रहा है कि उपचयित हो रहा है। तो कॉपर उपचयित तब होगा जब ऑक्सीजन के साथ उसका संयोग होगा। तो यहाँ तो एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ आपको अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसके साथ है, और इससे ऑक्सीजन हट रहा है। तो दोनों का दोनों इसमें अपचयन ही हो रहा है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और वहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिससे हटता है उसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ये उल्टा लिखा है। इसको थोड़ा सा आपको ठीक कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं 31वें प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है ये हमारा आज का। भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय
किया जा सकता है। दुर्गंध नहीं आए भोजन में, इससे बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय करेंगे? तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं, इसमें जोड़ दीजिएगा। पहला, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, यानी भोजन को हम फ्रीज में रख करके उसको दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। दूसरा, इसे वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, एयर टाइट जो बर्तन है उसमें रख करके हम इसको दुर्गंधित होने से इसको बचा सकते हैं। और नेक्स्ट है, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, जैसे आप देखे थे कि कैसे चिप्स में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में नाइट्रोजन गैस भर दिया गया था। तो हम 3 तरीके से भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। पहला तरीका है भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर। दूसरा है इसे वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, वायुरुद्ध का मतलब है एयर प्रूफ बर्तन जिसमें एयर नहीं जाए। और तीसरा है भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर, जैसे हम चिप्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं जिसके कारण आपको ऑक्सीकृत नहीं होता है चिप्स, और इसके कारण दुर्गंध नहीं आता है। ऑक्सीकृत होने से ही दुर्गंध आएगा ना। तो इस तरह से भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम निम्नलिखित 3 तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो 38 था, और जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न आज तक जो 15-20 साल में जो पूछा है वह 31 पूछा, 31। और हम चैप्टर NCERT भी इसका पढ़ाए थे। और उसके बाद आपको मात्र 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा है, जिसको हम कल पढ़ाएंगे एक लेक्चर में, और कल हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि बार बार इस लेक्चर को देखते रहना, और ताकि आपका जो है से ये चैप्टर पूरी तरह से तैयारी हो जाए और एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो चलिए हम इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।